जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका ने आखिरकार तबाह कर दिया दोस्तों भारत के निवेश वाला चाबहार पोर्ट। दोस्तों पाकिस्तान के साथ झड़प के बीच चाबहार ही मात्र एक ऑप्शन था दोस्तों भारत के लिए व्यापार करने का, जिसके पीछे अब पड़ गया है अमेरिका। दोस्तों बताएंगे कैसे खतरे में पड़ा भारत का अरबों रुपया और रणनीतिक निवेश। वहीं बताएंगे भारत ने 4 सुपर राफेल जेट अचानक ऑस्ट्रेलिया में उतार दिए। दोस्तों आखिर क्या होने वाला है कुछ बड़ा, क्यों लिया ऐसा फैसला दोस्तों? तो वहीं बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंप ही दिया तीसरा प्रोजेक्ट। ऐसा क्यों किया बांग्लादेश ने दोस्तों, जबकि बांग्लादेश को बदले में 7,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन मिला है, लेकिन भारत ने 9,000 करोड़ का ऑफर दिया था दोस्तों। फिर भी क्यों गया वो चीन के साथ, गौर करने वाली बात है। सबसे पहले आपको बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा। वहीं बांग्लादेश का दूसरा दोगलापन भी दिखाएंगे, जहां भारत को तो रोक रहा और खुद म्यांमार सीमा पर लगाएगा 108 किलोमीटर कंटीले तारों का बाढ़। दोस्तों क्यों करने जा रहा है वो, ऐसा क्यों नहीं करने दे रहा है भारत को भी सेम चीज? तो वहीं बताएंगे गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने की तैयारी में पाकिस्तान, पीओजे पर दुश्मन मुल्क की नई चाल से भारत हुआ अलर्ट। विधानसभा में किया प्रस्ताव पास, संसद से संविधान संशोधन की मांग। दोस्तों एक से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जो बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं वो वाकई में बिल्कुल सही डायरेक्शन है, पाकिस्तान से अलग होना ही चाहिए और पीओके भारत लेकर ही रहेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पश्चिम एशिया में चल रहा भीषण युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। अमेरिका ने अब ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद अहम चाबहार पोर्ट को तबाह करने का दावा किया है। इस पोर्ट पर भारत लंबे समय से निवेश करता आया है। जानकारी के अनुसार अमेरिका ने शुक्रवार को चाबहार बंदरगाह पर कम से कम 3 मिसाइलें दागी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। दोस्तों अमेरिकी हमले में बंदरगाह का एक निगरानी टावर बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया पर इस हमले की तस्वीर साझा की है। वीडियो में धुएं और धूल के गुबार के बीच एक टावर जैसी संरचना भरभरा कर गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ईरानी मीडिया ने बंदरगाह पर लगातार तीसरे दौर के हमलों की पुष्टि तो की है, लेकिन टावर के गिरने की बात को अभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि कर दी गई दोस्तों कि इस पोर्ट का आइकॉनिक मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर ध्वस्त हो चुका है। इस टावर को गिराने के लिए अमेरिका ने एक नहीं बल्कि तीन बार हमले किए, तब जाकर के आखिरकार ये टावर ध्वस्त हो गया। चाबहार तेहरान का मुख्य समुद्री गेटवे है, जो समंदर में हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरता है। चाबहार का ट्रैफिक कंट्रोल तबाह होने से शिपिंग में रुकावट आ सकती है, लागत बढ़ सकती है और खाड़ी के बाहर ईरान की बची हुई कुछ आर्थिक जीवन रेखाओं में से एक पर और दबाव पड़ सकता है। दोस्तों ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने चाबहार फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोहम्मद सईद अरबाबी ने पुष्टि की है कि जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले इस टावर को नष्ट कर दिया गया। दोस्तों ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाती है आपके लिए क्योंकि चाबहार ईरान का वो इलाका है जहां भारत का तगड़ा निवेश है। यहां भारत 120 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 11.5 अरब रुपए निवेश कर चुका है। अमेरिका के इस हमले में भारत का निवेश भी प्रभावित हुआ है। अमेरिकी हमले में जो मैरीटाइम ट्रैफिक टावर गिरा है वो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पर ही बना हुआ है। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को भारत ने ही बनाया था दोस्तों, इसलिए यह जानकारी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने चाबहार परियोजना में पिछले कई वर्षों से बड़ा निवेश किया हुआ है। 2024 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने ईरान के साथ 10 वर्ष का संचालन समझौता किया था, जिसके तहत लगभग 37 करोड़ डॉलर बोले तो 370 मिलियन डॉलर तक के निवेश और विकास की योजना बनाई गई थी। ये बंदरगाह भारत के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को दरकिनार कर व्यापारिक पहुंच मिलती है। चाबहार ईरान का एकमात्र पोर्ट है जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसने वाकई में बहुत बड़ा झटका दिया है भारत को। अब इस ताजा अमेरिकी हमले से भारत के इस रणनीतिक निवेश पर अनिश्चितता बढ़ गई है। यदि बंदरगाह लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो भारत की इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोले तो INSTC से जुड़ी योजनाओं, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता
और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क पर असर पड़ सकता है। बीमा लागत, समुद्री माल भाड़ा और जहाजों की आवाजाही भी महंगी होने की आशंका है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां ईरान से जुड़े जोखिम के कारण दूरी बनाती रही हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, ईरान, रशिया और मध्य एशियाई देशों को जोड़ने वाला लगभग 7200 किलोमीटर लंबा समुद्री, रेल और सड़क व्यापार मार्ग है। इसका उद्देश्य भारत से रूस और यूरोप तक माल पहुंचाने का समय और लागत कम करना है, जिसमें ईरान का चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास अहम कड़ियां हैं। दोस्तों, वैसे अपना भारत लगातार अपने स्तर पर अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में जुड़ा है। गौरतलब है कि चाबहार से न सिर्फ ईरान का फायदा है बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी व्यापारिक गतिविधियों में उतरने का मौका है। भारत के लिए असली चिंता प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान से ज्यादा रणनीतिक नुकसान है। चाबहार भारत की उस योजना का केंद्र है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रशिया तक पहुंच बनाता है। दोस्तों, वाकई में इस जानकारी ने, इस अटैक ने पश्चिम एशिया में कोहराम मचा कर रख दिया है और भारत अपना सोच में पड़ चुका है। बहुत बड़ी और अहम जानकारी थी दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका का चाबहार पर यह अटैक करना जानबूझकर सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है, इसका सिर्फ नुकसान ईरान को ही पहुंचाना नहीं था, अमेरिका इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग करके यह अटैक कर रहा है। मानते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया, इस लाइक के बटन को तो 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, प्रेस करना मत भूलिएगा। और कमेंट में अपनी राय हो सके तो इस चाबहार अटैक पर अपनी राय भी दीजिएगा अमेरिका को लेकर। दोस्तों, वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर आखिर क्यों भारत ने 4 सुपर राफेल जेट को अचानक ऑस्ट्रेलिया में दिए उतार? क्या होने वाला है कुछ बड़ा दोस्तों, बता दें। भारतीय वायुसेना बोले तो इंडियन एयरफोर्स के ताकतवर 4 राफेल फाइटर जेट और 2 मालवाहक C-17 ट्रांसपोर्ट विमान शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। वे एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे जिसमें स्क्वाड पार्टनर अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत 20 देश शामिल हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं जो खुले और आजाद हिंद प्रशांत और प्रशांत क्षेत्र की वकालत करते हैं। इस इलाके में चीन अपने पांव पसार रहा है, जिसे देखते हुए यह अभ्यास अहम माना जा रहा है। यहाँ राफेल फाइटर जेट्स अमेरिका के 5 हैवी पीडी के फाइटर F-35 के साथ युद्धाभ्यास करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर 20 जुलाई से 17 अगस्त तक होने वाले पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में 100 से भी ज्यादा विमान शामिल होंगे। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि यह अभ्यास आपसी तालमेल और ऑपरेशनल सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अनोखा मंच देता है। इससे ऑपरेशनल तालमेल बेहतर होगा और बेहतरीन तौर तरीकों के आदान प्रदान में मदद मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स की टीम ने इस अभ्यास के लिए 4 राफेल जेट, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और 120 कर्मियों को तैनात किया है। सोशल मीडिया एक्स पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने यह जानकारी शेयर की है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंप दिया तीस्ता प्रोजेक्ट, बदले में 7,000 करोड़ का मिला सॉफ्ट लोन, जबकि भारत ने उसको 9,000 करोड़ का लोन ऑफर किया था। दोस्तों, बता दे बड़ी जानकारी, आखिर क्यों भारत के ज्यादा लोन देने के बावजूद भी भारत के साइड नहीं आया बांग्लादेश? आखिर कौन सी नई चाल चल रही है दोनों मिलकर, और ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी चाइना ने? आपको बता दें, बांग्लादेश और चीन के संबंधों में चीनी कुछ ज्यादा ही घुलने लगी है, यानी मिठास कुछ ज्यादा ही घुलती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में भारत के इन्वेस्टमेंट ऑफर को ना करके इसे चीन को सौंप दिया। चीन लगभग 9,000 करोड़ रुपए के तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, बोले तो TRMP में 7,000 करोड़ सॉफ्ट लोन के रूप में देगा। बांग्लादेश को इसे 50 साल में चुकाना होगा, जबकि भारत ने चीन को बाहर रखने के लिए 2024 में तत्कालीन शेख हसीना सरकार को 9,000 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था। दोस्तों, हालांकि हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। अब तारिक रहमान सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना से समझौता किया है। इस G2G एग्रीमेंट के तहत चीन के इंजीनियरों का दल पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश आया था। लगभग 50 इंजीनियरों और टेक्निकल स्टाफ ने तीस्ता कैचमेंट एरिया का सर्वे किया। सूत्रों के मुताबिक इस मॉनसून के दौरान चीन का दल तीस्ता नदी के फ्लो का आकलन कर बांध, जेट्टी और अन्य निर्माण कार्यों का प्लान तैयार करेगा। साथ ही इस सीजन में तीस्ता कैचमेंट एरिया में सिल्ट, बोले तो तलछट की सफाई में भी चीन ने सहयोग का वादा किया है। बांग्लादेश की मांग थी कि तीस्ता के रन ऑफ यानी अतिरिक्त बहाव को चीन इसी मॉनसून में रोके, जिससे कि अगले साल से प्रस्तावित प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले ही बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी का खरीफ की बुआई के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। अब आप ही सोचिए दोस्तों, शेख हसीना के समय में भारत ने 9,000 करोड़ लोन का ऑफर किया था बांग्लादेश को, जबकि उसके बाद
अब तारिक रहमान की सरकार में यानी 2 से 3 साल के भीतर चीन की तरफ से मात्र 7,000 करोड़ का ही सॉफ्ट लोन मिला है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बढ़ते सालों के बाद लोन की मात्रा बढ़ जाती है या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो भारत के हिसाब से चीन को कम से कम 11, 12 या फिर 15 तक हजार करोड़ का ऑफर देना चाहिए था। लेकिन आज भी भारत ने उस समय में 9,000 करोड़ का ऑफर दिया था और आज चीन 7,000 करोड़ का ऑफर दे रहा है दोस्तों। लेकिन तब भी बांग्लादेश चीन की तरफ गया है। इससे एक चीज तो साफ पता चल रही है कि बांग्लादेश भारत के दुश्मनों के जाल में फंसता जा रहा है, दुश्मनों के जाल में और गहराई में जा रहा है, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल होने वाला है दोस्तों। इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय, वहीं आपको बता दें चौंकाने वाली जानकारी। एक तरफ जहां चीन से कर रहा है डील, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का दोगलापन ये भी है कि खुद तो म्यांमार सीमा पर 108 किलोमीटर कंटीले तारों का बाड़ लगाएगा, लेकिन भारत को सेम चीज करने से रोक रहा है दोस्तों। बता दें भारत को पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर तक बाढ़ लगाने से रोक रहा बांग्लादेश अब खुद म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने जा रहा है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो म्यांमार सीमा पर 108 किलोमीटर लंबा बाढ़ लगाएगा। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि वो 271 किलोमीटर की सीमा पर 108 किलोमीटर के इलाके में कंटीले तारों का बाढ़ लगाएगी। म्यांमार से सटे इन इलाकों में अवैध प्रवेश, सीमा पार अपराध और तस्करी होती है। इसके अलावा बांग्लादेश को म्यांमार के रखाइन प्रांत में बढ़ती अस्थिरता से भी डर सता रहा है। रखाइन में अभी अराकान आर्मी का शासन है और रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर बांग्लादेश के साथ उसका तनाव है। जापानी अखबार निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पहली बार अपने पड़ोसी देशों से लगती सीमा पर बाढ़ लगाने जा रहा है। अभी तक बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर बाढ़ नहीं लगाया है। रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश म्यांमार में अराकान आर्मी से सुरक्षा खतरा देखते हुए सीमा पर बाढ़ लगाने जा रहा है। अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत पर अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया है। इससे बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के आने, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे सीमा पर सुरक्षा बहुत खराब स्थिति में पहुंचती दिखाई दे रही है। म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने का ऐलान सबसे पहले पिछले महीने बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने किया था। उन्होंने कहा था कि इस बाढ़ की मदद से अवैध घुसपैठ, सीमा पार अपराध और तस्करी को रोका जा सकेगा। बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा संगठन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB ने कहा कि यह बाढ़ करीब 108 किलोमीटर के इलाके में लगाई जाएगी। ये सीमा के वे रणनीतिक इलाके हैं जहां पर ज्यादा खतरा है। बांग्लादेश ने अभी तक ये नहीं बताया है कि किन जगहों पर बाढ़ लगाई जाएगी। तो देखा आपने बांग्लादेश का ये दोगलापन, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, वहीं बता दें। गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने की तैयारी में पाकिस्तान POJ पर दुश्मन मुल्क की नई चाल से अपना भारत हुआ अलर्ट दोस्तों। पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान को देश का 5वां राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करके इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के दूसरे राज्यों के नागरिकों की तरह समान संवैधानिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक जो कि नहीं है उसके अधिकार दिए जाएंगे। इसके तहत इस क्षेत्र को नेशनल असेंबली, सीनेट और सैन्य संघीय संवैधानिक संस्थाओं में भी प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है। प्रस्ताव की कॉपी पर मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता विपक्ष और 2 निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं। इसे अब पाकिस्तानी संसद के पास भेजा जाएगा। दोस्तों आप ये लेटर देख पा रहे होंगे जहां पर इन सबके सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों अभी तक पाकिस्तान में केवल 4 राज्य पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। गिलगित बाल्टिस्तान अब तक सीमित स्वशासन यानी कि लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस के तहत संचालित होता आ रहा था और उसे पाकिस्तान के अन्य राज्यों जैसा संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को अभी परमानेंट यानी स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी तौर पर पाकिस्तान का राज्य बनाया जाएगा। अगर भविष्य में जम्मू कश्मीर विवाद का कोई समाधान निकलता है तो उस फैसले के मुताबिक इस क्षेत्र की स्थिति दोबारा तय की जा सकती है। यानी ये रास्ता खुला रखा गया है कि कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान के बाद गिलगित बाल्टिस्तान का दर्जा बदला जा सकता है। दोस्तों उसने इसको लेकर ये नई चाल चली है। वहां की असेंबली ने इस इलाके को पाकिस्तान का अस्थायी प्रांत बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस दाव से पाकिस्तान वहां के लोगों को नेशनल असेंबली और सीनेट में संवैधानिक हक देना चाहता है। इस प्रस्ताव में एक चालाकी भी की गई है जो आपको हम बता सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इस कदम से कश्मीर विवाद और यूनाइटेड नेशन प्रस्तावों पर पाकिस्तान के रुख में बदलाव नहीं आएगा। अब आप कहेंगे क्या है इसका मतलब, तो आपको बता दें इसका मतलब पाकिस्तान एक तरफ इसे अपने सिस्टम में लेकर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी
लाइन भी बनाए रखना चाहता है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, इसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है। भारत की नजर में यह प्रस्ताव पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके में बदलाव की एक और साजिश है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से उलझ गया है। POK और बलूचिस्तान में बगावत भड़क उठी है। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय दोस्तों, और पाकिस्तान की इस चाल पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, बलूचिस्तान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान सेना के खिलाफ युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलूच लिबरेशन आर्मी के जानलेवा हमले में पाकिस्तानी सेना के 45 जवान मारे गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से आपातकालीन उपाय लागू किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर गनशिप की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया है। BLA का दावा है कि इस हमले में 45 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये इस साल देश की सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है दोस्तों। हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आपातकालीन कार्रवाई के पैमाने से हमले की गंभीरता का साफ साफ पता चलता है। इतना ही नहीं, वहीं आजाद मुल्क बनने की ओर बलूचिस्तान 2027 में कराएगा अपनी पहली जनगणना। चौतरफा घिरी शहबाज सरकार। जी हां, दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे बलूचिस्तान ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी मजबूत नींव रखनी शुरू कर दी है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार बलूचिस्तान गणराज्य साल 2027 में पूरे बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या और आवास जनगणना आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस ऐतिहासिक और देशव्यापी जनगणना का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान की आबादी का एक सटीक, प्रामाणिक और संपूर्ण रिकॉर्ड तैयार करना है। इसके जरिए नागरिकों की कुल संख्या, युवाओं की भागीदारी, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के आंकड़े जुटाए जाएंगे। ये डेमोग्राफिक डेटा बलूचिस्तान गणराज्य के लिए भविष्य में सबूतों पर आधारित शासन, राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मजबूत नींव का काम करेगा। तो ये बड़ी जानकारी थी दोस्तों बलूचिस्तान से, जहां पर अब बलूचिस्तान के लड़ाके पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं अपने आप को अलग देश के रूप में काम करने के लिए और पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए और उसके रेंजर्स को मौत की नींद सुलाने के लिए। जी हां, और खुला ओपन चैलेंज दिया है मुनीर को कि अब अगर आगे कोई आएगा तो बिना मौत की नींद सुले नहीं जाएगा। दोस्तों, बलूचिस्तान के लड़ाके जो कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? आप लोग क्या है आपकी राय, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।